लिंबाची आहे ना. कसं पाठवलं बाबा? दुसरं पाठवलं. तो गोळा होता नाही. आहे ना, आई याचं नाव काढू. खायचंच नाव ठेवलं का तुम्ही? ते खाणारीचे ना. भारतीने पण लय शून्यातून आलेली आहे ती. भारी. हा स्वभाव भारी तिचा. 46% आहे मागून घेऊन जा. टॉयलेटला जाऊन. कधी जाऊन. आता दम गेले पटकन जाऊन ये म्हणते. एक घे. लाव औषध लाव. हा तीच औषध शोधायची. हो. हे घे इकडे शोधायची. त्या बाई वाकले ते औषध. हम्म. जेली. हा.
तो नॉर्मल क्लास में क्या चल रहा था अपना? प्योर रोलिंग चल रहा होगा ना? इधर क्यों लिखा है इसको? खत्म हो गया बुक? अच्छा, उसमें भी होमवर्क दिया था एक, है ना? उल्टा घुमा के फेंकने वाला। उसका आएगा आंसर? कितना आ रहा है? काय? दीड दीड अडीच. किती वेळ झालंय? तू रिंग घेतला का डिस्क घेतलं, काय घेतलं? सगळ्यांची झालं का दीड दीड अडीच? 1.5 1.5. हम्म. ठीक है, आगे बढ़े फिर, या उसको करना है? किती लोकांना पाहिजे? सोडून पाहिजे कालचं? मेजोरिटी नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हम लोग अभी इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे, थोड़ा रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन के बारे में बात करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस के लिए ही. तो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन आएगा और इसका एंगल मान लो थीटा है. फिर यहाँ बोला गया कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, मतलब यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट अगर हम छोड़ेंगे तो वो प्योर रोल करते हुए ही नीचे आएगा. दैट इज फॉर श्योर. तो यहां से इसको छोड़ देना है. ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लो. अब कौन सा ऑब्जेक्ट है हमें नहीं पता. यहां से इसको u=0 से हमने छोड़ दिया. मतलब इनिशियली इसको क्या कर दिया, बस वहां पे रख दिया. अपने आप ये जो है प्योर रोल करते करते नीचे आएगा, है ना? प्योर रोल करते करते ये इस तरह से नीचे आएगा. नीचे आने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन वगैरह वगैरह. तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है. अगर ये हाइट h है तो वेलोसिटी हो जाएगी √2gh. कितनी हो जाएगी? ये गलत है, ऐसा नहीं होता. कोई बता सकता है क्यों नहीं होता? अगर फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, सब स्मूथ होता, एक आधा पार्टिकल छोड़ ला तो डायरेक्ट mgh=12 mv² ना, है कि नहीं? तो v=√2gh आता था. बट यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन है. बट ये कारण गलत है, फ्रिक्शन का वर्डन 0 है. लेकिन फ्रिक्शन तो है, लेकिन प्योर हो रहा है ना. फ्रिक्शन होके वर्डन तो 0 कर रहा है. तो डायरेक्ट क्या लिखना चाहिए था? ½ mv² लिखना चाहिए ना डायरेक्ट. नहीं लिख सकते, बताओ क्यों? हाँ, डिसिपिटिव फोर्स कोई नहीं है, फ्रिक्शन का वर्डन 0 है, तो बता चुका मैं पहले ही, टोटल वर्डन फ्रिक्शन का 0 आता है. बोलो बोलो. क्योंकि mgh ये क्या है? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ना. अरे भाई नीचे आया ना बेटा. तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ½ mv² प्लस ½ I⍵². क्योंकि जब बॉडी प्योर रोल करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना इतना आसान नहीं, ½ mv² लिख दिया हो गया. अब क्या चलेगा? ½ mv² प्लस ½ I⍵². तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चेंज हो चुका है, प्योर रोलिंग है ये. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी स्पीड निकालने के लिए हमें ये लगाना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, उसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इसका रेडियस ऑफ गायरेशन के है. क्या बोला मैंने आपको? रेडियस ऑफ गायरेशन के है. क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, 4 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, और सॉलिड स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकते हैं. सिलेंडर इज लाइक डिस्क एंड रिंग ना. तो कोई भी हो सकता है ये. तो के इसका मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन है. मान लो जनरल ऑब्जेक्ट ले लिया हमने. अब ये अगर प्योर रोल करते, मतलब यहां से इसको ड्रॉप कर दिया गया, और फ्रिक्शन क्या बोला है? फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग. अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो वो क्या करवा के छोड़ेगा? प्योर रोल करवा के छोड़ेगा. मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या करते हुए नीचे आएगा? प्योर रोल करते हुए नीचे आएगा. समझ में आया सबको? अब किसी जनरल पॉइंट पे मैं इसको एज्यूम करता हूं कि यहां तक पहुंच चुका है ऑब्जेक्ट अपना. ये जब यहां तक पहुंचेगा तो इसके सेंटर के पास कितनी स्पीड होगी? वी होगी ना कुछ तो, मतलब कुछ वी होगी. बट मैं बोल रहा हूँ डायनामिक्स लिखते हैं इसकी, एक्सेलेरेशन इस तरह से होगा और प्योर रोलिंग कर रहा है तो अल्फा इस तरह से होगा. सही है ना? इसका रेडियस मान लो आर है. ठीक है. तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? एफबीडी में कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर नीचे? कौन बताएगा? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की नीचे? सोचो. जिस तरह से अल्फा आया है ना, अल्फा फ्रिक्शन ही ला सकता है क्योंकि बाकी सारे फोर्सेस सेंटर पे लग रहे हैं. तो टॉर्क आएगा तो किसके कारण आएगा? फ्रिक्शन के कारण. तो क्या देखो ना किस तरह का टॉर्क है, तो फ्रिक्शन को कहाँ लगना चाहिए? इस तरह का टॉर्क आने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लग सकता है? पीछे ही तो लग सकता है, और ऑप्शन ही नहीं है कोई. आगे लगा तो उल्टा टॉर्क अल्फा आ जाएगा ना बेटा. समझ में आया क्या? ये फ्रिक्शन कौन सा है? क्या स्टैटिक, काइनेटिक? स्टैटिक है, प्योर रोलिंग चल रही है. इसकी वैल्यू कुछ नहीं रखते थे हम लोग, म्यू mg cos थीटा मत लिखना इसको. तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है. कितना है स्टैटिक फ्रिक्शन? अच्छा, यहाँ पे mg के कंपोनेंट करेंगे तो इधर कौन सा आएगा? mg sin थीटा आ जाएगा. और इधर कौन सा होगा? नॉर्मल. और उसको कौन बैलेंस करेगा? mg cos थीटा. उससे हमें कोई मतलब नहीं, उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है फालतू में. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं. देखो, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम ए, सेंटर ऑफ मास का हो गया। अब टॉर्क का तुम बताओ, टॉर्क सिर्फ फ्रिक्शन का आएगा, ऐसे बोल रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि एमजी कहां से लगता है, सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है ना, एमजी का टॉर्क जीरो। नॉर्मल भी कहां लगेगा, सेंटर ऑफ मास से जाएगा। तो एमजी और नॉर्मल बिन काम के फोर्स है टॉर्क में, सेंटर पे लग रहे हैं। फ्रिक्शन लग रहा है साइड में, फ्रिक्शन का ही टॉर्क आएगा, वो कितना आएगा बताओ, एफ आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई अल्फा। आई को लिख सकता हूं मैं एम के स्क्वायर, क्योंकि बॉडी नहीं पता है मेरे को कौन सी है कि नहीं। अल्फा को लिख सकता हूं ए बाय आर, क्योंकि क्या चल रही है, प्योर रोलिंग चल रही है। तो यहां से ये आर फिर से खत्म हो जाएंगे, नहीं आर नहीं खत्म होगा, रुको। इस बार ये के है ना यहाँ पे, ये आर और ये आर, आर स्क्वायर बन जाएगा इधर। तो इसको इधर ले जाता हूँ, ये आर स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू नहीं निकालनी हम लोग, एफ की निकालनी, सॉरी। एफ की वैल्यू आ गई एम ए, और ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की टर्म आ रही है, समझ में आया सबको। यहाँ पे डाल देते हैं। तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ ला पलीकडे घेऊन जावा, एम ए सोबत आहे ना, मग काय येईल बघा, एम ए कॉमन येईल, याचा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से एम एम खत्म। ए की व्हॅल्यू कितनी आ गई, आधी किती यायची एची व्हॅल्यू, जी साइन थीटा यायची ना, ते जी साइन थीटा आले, पण काय घेऊन आले बघा सोबत खाली, 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर। के स्क्वेअर काय, रेडियस ऑफ गायरेशन, हे असलं कुठं आलता 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर, कायनेटिक एनर्जी मध्ये आलता बघा, आठवतंय का? कायनेटिक एनर्जी आपण दोन प्रकारे लिहितो, हाफ एम व्ही स्क्वेअर प्लस हाफ स्क्वेअर, किंवा डायरेक्ट हाफ एम व्ही स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर। 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर कशामुळे येते, कारण ही प्युअर रोलिंग चालू आहे, प्युअर रोलिंग मध्ये दोन प्रकारच्या कायनेटिक एनर्जी आहे, ट्रान्सलेशन वाली आणि रोटेशन वाली, त्याच्यामुळे असं आलंय। तो ए की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इस बार जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा नहीं है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा एक्सेलरेशन। किस चक्कर में कम हो जाएगा, क्योंकि प्योर रोल करते हुए आ रहा है ऑब्जेक्ट, ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर रहा है। क्लियर है सबको? अब मैं आपको पूछता हूं कि सारे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स की रेस लगा दी, सारे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट क्या लगा दी, रेस, मतलब इसके बाजू में बहुत सारे रखे ऐसे, सबको एक साथ ही छोड़ दिया, सबसे पहले कौन पहुंचेगा नीचे? हाँ सिंपल है, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो वो जीतेगा। एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब ये फैक्टर कम होना चाहिए, ये फैक्टर कम होना चाहिए, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए ना। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम किसका है, सॉलिड स्पीयर। देखो सब वैल्यू निकाल के देखो, मान लो सबका मास सेम है, 1 1 किलो के सारे ऑब्जेक्ट है, रिंग डिस्क सगळे 1 किलो से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2/5 एम आर स्क्वायर आता है, किसका, सॉलिड स्पीयर का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम उसी का है। तो ये वैल्यू सबसे कम होगी, मतलब एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा रेस में, सॉलिड स्पीयर पहुंचेगा। उसके बाद कौन पहुंचेगा, हॉलो स्पीयर, डिस्क पहुंचेगी, सर्कुलर ही है सब कुछ यहाँ पे, सर्कुलर है स्पेरिकल। तो वो तुम कंपेयर कर सकते हो ना सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के। समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन आता है फालतू, आ चुका है ऑलरेडी, रेस लगाया कौन जीता वगैरह। अरे कर लोगे ना यार, टाइम भी निकाल सकते हो कैसे, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना। तो क्या लगाना है, सिंपल, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू 1/8 स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। बस एक ही वैल्यू नहीं आ रही है, बस sin थीटा की जगह तो नया वाला है एक्सेलरेशन, बाकी सब काइनेमेटिक्स है, सेंटर ऑफ मास पे काइनेमेटिक्स लगेगा, ठीक है। समझ गए सब लोग, टाइम निकालना आ जाएगा आपको, फिर क्या बोलते हैं सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, रेस लगाई हमने, क्या लगाई, रेस। सबसे पहले कौन पहुंचा, हमने बोला सॉलिड स्फीयर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, नीचे पहुंचने के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी v है इस ऑब्जेक्ट की, तो v का ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी। नीचे सब अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे, बट जब भी पहुंचेंगे उनके पास कुछ तो स्पीड होगी ना। तो किसकी स्पीड सबसे ज्यादा, किसकी कम, सारे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में, सोचो आराम से। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी इनटू टाइम इस इक्वेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का टाइम अलग अलग है। या ऐसे भी सोच सकते हो तुम लोग, देखो सिंपल है, v इक्वल टू 80 बोल सकते हो ना। अरे बोलो ना यार, तो सबका a अलग अलग है ना, बट सबका t भी अलग अलग है। तो इस इक्वेशन का कोई फायदा नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इससे सोचना। इस इक्वेशन को हटाओ, दूसरा कुछ सोचो, v स्क्वायर इक्वल टू, उससे क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2as आ जाएगा बेसिकली, है कि नहीं। तो आप खुद सोचो, v s तो सबका सेम ही है ना, सबको बॉटम पे आना है, तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। a सबसे ज्यादा किसका था, सॉलिड स्फीयर का, तो वेलोसिटी भी किससे ज्यादा गिरेगी, सॉलिड स्फीयर की। कंपैरिजन कर पाओगे सब लोग, या लिख के देना, ये सब मैं जनरली लिख के देता हूं, बट मुझे लगता है अभी जरूरत है, याद रखो बस, ये फॉर्मूला आ गया तो उसके बाद सोचना आपका काम है, सब दिमाग चलना चाहिए फटाफट। और एक चीज, नीचे आने के बाद वेलोसिटी का आपने जो है यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया, नीचे आने के बाद मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी k1 है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल, हाँ सगळीच, इसकी k1 है, पुनः दूसरे ऑब्जेक्ट की k2 है, तो इसका रिलेशन क्या होगा,
हाँ सेम रहेगी, सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच सबके लिए। हाँ हाँ सही है, सबकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच। सबका वी अलग अलग होगा, बट आई ओमेगा स्क्वायर भी फैक्टर है ना, दोनों का सब मिलके बराबर एम जी एच आ जाएगा सबका। क्योंकि सबके लिए क्या लगने वाला है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस के नाम पे सिर्फ एमजी वर्क डन कर रहा है, फ्रिक्शन वर्क डन नहीं कर रहा। तो सबका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच है, तो सबका गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा, एमजीएच। ये क्वेश्चन आया था लास्ट 2 साल पहले, बहुत बच्चे हमारे गलत करके आ गए थे। कितना सिंपल पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, सबकी सेम है, बट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, सॉलिड स्फीयर की ज्यादा है। क्योंकि वेलोसिटी ही काइनेटिक एनर्जी है ऐसे हमारा मानना होता है, बट प्योर रोलिंग में ऐसा नहीं होता। क्योंकि प्योर रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी का एक टर्म आता है और आई ओमेगा स्क्वायर का एक टर्म आता है। इसलिए डायरेक्ट हम बोल नहीं सकते वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी अलग है इधर। समझ में आया सबको? तो 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। रेस लगाई तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी पहुंचने पे, सॉलिड स्फीयर। बट काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या होगी, सेम होगी। लिखो।
हो गया क्या? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्योर रोल करते करते ऊपर चढ़ रहा है कि नहीं? ये क्या है, रिंग है, मास एम, रेडियस आर, वगैरह वगैरह। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है अपने को। ऐसे बोला गया कि ये ऊपर चढ़ रहा है प्योर रोल करते करते, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? चलो करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस फोर्स के कारण वो प्योर रोल कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिखाया कि फ्रिक्शन है कि नहीं है, तो आपको क्या लगता है, फ्रिक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है? व्हाट इज कमेंट ऑन फ्रिक्शन? क्या फ्रिक्शन इस क्वेश्चन में होना ही चाहिए या जरूरत नहीं है, या हो भी सकता है, पता नहीं। क्या लिखा है, प्योर रोल हो रहा है, मतलब अल्फा आएगा। अल्फा कौन नहीं ला सकता? एफ और एम जी और नॉर्मल। तो फ्रिक्शन को होना ही पड़ेगा, वरना कैसे आएगा अल्फा? प्योर रोल तो कर दिया ना उन्होंने, तो बोल दिया अल्फा है। अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा तुम खुद सोचो, कहाँ लगेगा फ्रिक्शन? अल्फा कैसा होगा सोचो ना, अगर वो ऊपर जा रहा है तो। अगर वो चढ़ ही रहा है ऊपर, मैंने बोल ही दिया एक्सेलेशन निकालना है उसका, तो उसका एक्सेलेशन अगर ऐसे होगा, है कि नहीं? तो अल्फा को कैसे होना पड़ेगा, ऐसे एक्सेलेशन के लिए अल्फा ऐसा ही चाहिए ना कंपलसरी, तभी तो बॉटम वाला पॉइंट रेस्ट पे आएगा। तो अल्फा ऐसे होना चाहिए, ऐसे अल्फा के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए सोचो? है, नीचे, हाँ नीचे लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक है, ठीक है। चलो चालू हो जाओ। आगे F/2 एम आ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ा इसमें। ए रुको, क्या कर रहा हूँ मैं, पागल हो गया हूँ। एम जी साइन थीटा भूल ही गया था मैं तो। तो यहाँ पे इतना आसान नहीं है ये। एफ माइनस एफ माइनस एम जी साइन थीटा एवढं सगळं ह्याच्यात इक्वल टू एम ए, और फ्रिक्शन की वैल्यू तो एम ए के बराबर आ रही है। प्योर होने के लिए कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो? क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा? हमने बोला है कि एक बॉल को हमने ऊपर खींचा और प्योर रोल करने लग गया, तो मैक्सिमम कितने फोर्स से ऊपर खींच सकते हैं, ये अपने को निकालना है। तो यहाँ पे म्यू देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फ्रिक्शन की कुछ लिमिट है ना। तो म्यू की वैल्यू आप ले लो 0.3। चलो निकालो।
ए की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई इसमें तो। टॉर्क इक्वेशन से ही काम हो जाएगा। किससे काम हो जाएगा? टॉर्क इक्वेशन से डायरेक्ट। टॉर्क तो एक ही आएगा ना, फ्रिक्शन इंटू आर। फ्रिक्शन कितना आएगा इस बार? म्यू एम जी कॉस थीटा। तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर ए बाय आर, अल्फा मतलब। तो डायरेक्ट ही आ रहा है ए म्यू जी कॉस थीटा, है ना। अब ए नहीं चाहिए था अपने को, एफ चाहिए था, तो एफ की वैल्यू यहां से आ जाएगी। आ गया ना? टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ। हम्म। अच्छा, म्यू भी डाल दो, हाँ सही है। हाँ, म्यू भी डाल सकते हो आप बाद में, जो भी होगा म्यू डाल देना। एम ए और म्यू जी एम जी कॉस थीटा इक्वल है, तो एम ए को ही म्यू एम जी कॉस थीटा लिखेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा वो। ठीक है ना? क्लियर है सबको कैसे किया? मैक्सिमम वैल्यू एफ निकाल ली यहाँ पे। अरे बोलो। अब आपके लिए टास्क है, देखते हैं कैसे निकालते हो आप लोग इसको। आगे बढ़े। ठीक है। क्वेश्चन आपने पहले ही किया हुआ है, बस सोचना थोड़ा अलग है। थीटा है यहाँ पे, एम कॉमा आर, और ये है आपकी डिस्क। ये क्या है आपकी? डिस्क है। तो हमने बोला कि इसको छोड़ दिया तो ये क्या करेगी? यहां से हम ड्रॉप कर देंगे इसको, रिलीज कर देंगे बेसिकली, रिलीज। तो क्या करेगी ये? प्योर रोल करेगी ना। अरे बोलो ना। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो प्योर रोल करेगी, मान लिया हमने, बहुत अच्छी बात है। अगर हमने जो है इसका एंगल बढ़ाते गए तो जोर से नीचे आएगा। जितना ऐसे एंगल बढ़ाते जाएंगे उतना जोर से नीचे आएगा ना। तो फ्रिक्शन पे लोड पड़ेगा, जोर से नीचे आएगा मतलब एक्सेलेरेशन बढ़ेगा। एक्सेलेरेशन बढ़ गया तो आर अल्फा को बढ़ना पड़ेगा। ध्यान सुनना, एक्सेलेरेशन बढ़ा तो किसको बढ़ना पड़ेगा? आर अल्फा को, क्योंकि एक्सेलेरेशन मस्ट बी इक्वल टू आर अल्फा फॉर प्योर रोलिंग। तो अगर हम एंगल बढ़ाते गए तो एक्सेलेरेशन बढ़ता जाएगा, उधर अल्फा पे लोड आएगा। अल्फा कौन ला सकता है? बंदा अकेला है अल्फा लाने वाला, फ्रिक्शन। तो उसकी भी तो लिमिट है। अरे समझ में आया? तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड थीटा मैक्स सो दैट ऑब्जेक्ट कैन रोल विदाउट स्लिपिंग। समझ में आया क्या? करो। करो, म्यू दिया है, सब कुछ दिया है, मास दिया है वगैरह। क्योंकि बहुत ऊपर से फेंक दिया, बहुत बड़े एंगल से फेंक दिया, तो बहुत जोर से नीचे आएगा, तो फ्रिक्शन संभाल नहीं पाएगा फिर। तो मैक्सिमम कितना एंगल हमें रखना चाहिए ताकि हम लोग इसको प्योर रोल करते हुए नीचे आता हुआ देख सकें? उससे ज्यादा एंगल बढ़ा देंगे तो प्योर रोल नहीं हो पाएगा, नीचे तो आएगा वो, घिसते घिसते आएगा लेकिन। तो अपने को थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ एम जी साइन थीटा खींच रहा है उसको, और कोई खींच नहीं रहा है उसको। हमने वो एंगल ऑफ रिपोज देखा था, याद है क्या? वो पार्टिकल के लिए था, वो सब इधर नहीं चलेगा। ये प्योर रोलिंग अलग है, वो ऑब्जेक्ट अलग है, ये पार्टिकल अलग है। ऑब्जेक्ट का तो सिंपली ट्रांसलेशनल मोशन होता है, यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है। ये पूरा अलग सीन है, वो वाला फंडा इधर मत लगाना।
हम्म, साइन इनवर्स ऑफ 3 म्यू। अच्छा, लिखने का ट्राई करता हूँ। एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। एम सारे मार सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मेरे पास आएगा एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये एक्सेलेरेशन आएगा सबका, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। एक्सेलेरेशन तो नॉर्मल जैसे आता था वैसे ही आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसमें ज्यादा, है कि नहीं? समझ रहे हो, एक्सेलेरेशन वैसे ही आ रहा है जैसे नॉर्मली आता था, है कि नहीं? नॉर्मल ब्लॉक हम छोड़ते तो ये एक्सेलेरेशन आता था ना। बट फर्क किस बात का पड़ रहा है? जब हम नॉर्मल ब्लॉक छोड़ते थे तो फ्रिक्शन कौन सा लगता था? काइनेटिक। यहाँ पे कौन सा लग रहा है? स्टैटिक। बस यही फर्क है, इसलिए आंसर अलग लगाते हैं। ठीक है ना? फर्क यही है नॉर्मल तरीके में उसमें। अब हम फ्रिक्शन की बात अगर करें तो इसमें फ्रिक्शन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ देखो। फ्रिक्शन के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं? टॉर्क म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर ना। फ्रिक्शन तो म्यू एम जी कॉस थीटा ना बेटा, ऑप्शन ही नहीं है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई अल्फा ना। आई कितना है अपने पास? एम आर स्क्वायर बाई टू, और अल्फा को लिख सकते हैं ए बाय आर। तो ये आर 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 सब नमस्ते हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, म्यू एम जी कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है कितना? एम ए बाई टू आ रही है। यहाँ पे डालना पड़ेगा उसको। हाँ तो एम ए मुड़ा दो ना। म्यू जी कॉस थीटा की वैल्यू ए बाई टू आ रही है। म्यू जी कॉस थीटा की वैल्यू ए बाई टू आ रही है। ए स्टार का डायरेक्ट तो हो गया। जी साइन थीटा इक्वल टू ये म्यू जी कॉस थीटा और वो टू म्यू जी कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? थ्री म्यू जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या कट रहा है? जी कट रहा है। म्यू की वैल्यू आ रही है थ्री टेन थीटा बाई थ्री। म्यू की वैल्यू आ रही है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू आ रही है। अच्छा, टेन थीटा आ ही रहा था, चुपचाप मैंने फालतू में ये कर दिया। टेन थीटा इक्वल टू थ्री म्यू आ रहा है ना, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ थ्री म्यू। जनरली क्या आता था? टेन इनवर्स ऑफ म्यू, है ना? बट उस केस में फ्रिक्शन कौन सा था? काइनेटिक। और उसका रोल क्या था? सिर्फ और सिर्फ क्या करना? रिटार्डेशन करना। इसमें फ्रिक्शन के दो रोल है, रिटार्डेशन भी करना है और रोलिंग भी करना है, इसलिए आंसर ऑब्वियसली अलग आएगा। वो पूरा अलग अलग केस है, तो पहले वाला रिजल्ट इसमें वैलिड नहीं होगा। इसमें अच्छा एक और बात पे डिपेंड करता है कि अगर रिंग देती, रिंग देता मैं यहाँ पे क्या देता? रिंग, तो यहाँ पे टू नहीं आता देखो, तो फिर इधर क्या हो जाता? टू म्यू आ जाता। मतलब इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी कौन सी है। एक तो फ्रिक्शन का रोल अलग है, रोल में फर्क बता रहा हूँ नॉर्मल ऑब्जेक्ट में और प्योर रोलिंग वाले ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आएगा। क्लियर है सबको? लिखो। तो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए टेन इनवर्स ऑफ थ्री म्यू। इससे बड़ा आप थीटा करोगे तो फ्रिक्शन बोलेगा भाई मैं इतना फास्ट इसको घुमा नहीं सकता। तो मात्र उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी? स्लिपिंग चालू हो जाएगी। मतलब वो रोल तो करेगा बट प्योर रोल नहीं करेगा, घिसते घिसते नीचे आएगा। तो आंसर क्या है? टेन थीटा या थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन थ्री म्यू। थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ थ्री म्यू। ठीक है, लेस देन चलेगा, इक्वल टू भी लगभग चल जाएगा, ग्रेटर नहीं चलेगा बस। ग्रेटर अगर हो गया तो क्या होगा फिर? स्लीपिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब फ्रिक्शन का वर्डन आएगा, है ना? फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा ना फिर तो। और फ्रिक्शन का वर्डन आएगा मतलब एनर्जी लॉस होगी, हीट बनेगी। प्योर रोलिंग में काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन कोई वर्डन नहीं करता। बट अगर प्योर रोलिंग डिस्टर्ब हो गई तो हीट बनेगी, गर्म हो जाएगा बॉल घिस घिस के। ठीक है, ये है। हो गया ना? क्या ये है भाई, डिस्क है पर मध्य गायब है थी। आस्ते ठीक है, वो वाला सीन है वो।
तो ये ऐसी डिस्क है, इसकी इनर रेडियस कितनी है स्मॉल आर, आउटर रेडियस कितनी है कैपिटल आर, मास है दोनों का इस तरीके से। और यहाँ पे फ्रिक्शन सफिशिएंट है प्योर रोलिंग करने के लिए, फ्रिक्शन सफिशिएंट है प्योर रोलिंग करने के लिए। यहाँ पे तो अपन बोल लेते हैं सीधा म्यू की वैल्यू अननेसेसरी वेरिएबल नहीं लाएंगे, प्योर रोलिंग यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। हाँ, अच्छा इसको और टफ करना है तो पता क्या कर सकते हैं, ये जो रस्सी है इधर बांध देंगे ऐसे बीच में कहीं, वो डिस्टेंस देना पड़ेगा फिर सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है उसके हिसाब से टॉर्क आएगा, ठीक है। लेकिन अभी सिंपल वाला करते हैं, ये हो गया। इसको सिस्टम को यहाँ से रिलीज कर देंगे, रिलीज करते ही बताओ क्या होगा। ये रस्सी ऐसे लपेटे हुई यहाँ पे है ना, बहुत सारी रस्सी अनलिमिटेड है अपने पास, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से रस्सी खुलती जाएगी, टेंशन लगता जाएगा वगैरह वगैरह। तो क्या होगा बताओ, ये प्योर रोलिंग करते हुए आगे जाएगा और ये नीचे आएगा। तो क्वेश्चन वही है, सगड़ा काढ़ा लिया, सगड़ा काढ़ा, रिलीज कर दिया इसको यहाँ से, सिस्टम इज रिलीज्ड, सगड़ काढ़े से। सगळं म्हणजे काय काय? तो पहले क्या क्या निकालना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इतना तो क्लियर है कि ये नीचे आएगा ना एम, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, ए बोल लेता हूँ, कितना बोल लेता हूँ, ए। अगर इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन ए है तो रस्सी के कारण इस पॉइंट का भी कितना होगा, ए होगा। और मैं तो ये भी बोल रहा हूं कि यहां पर भी रोलिंग करवा दो, ये भी एक डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और रेडियस है आर नॉट, मतलब टेंशन भी अलग अलग करा दो, वो भी घूमेगा ना, वो भी घूमेगा। तो यहाँ पे इसका टेंशन अगर हम T1 माने तो इसका यहाँ पे T2 मानना पड़ेगा, क्योंकि इधर इधर पीछे फ्रिक्शन आ चुका है। वो भी तो घूमेगा, उसका भी अल्फा आएगा एक। समझ में आया। अब एक और चीज नोटिस करना, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है ए, तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ए, और इसका भी कितना होना चाहिए इधर, ए होना चाहिए। इसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो इसका हो जाएगा A/2। ये क्या जादू है, कैसे आ गए रास्ते। याद करो प्योर रोलिंग हो रही है, क्या हो रही है, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि ये पॉइंट रेस्ट पे, मतलब लिनियर एक्सेलरेशन ऐसे किती आहे फुकट मध्ये मिळालेलं ए, आणि महाग आर अल्फा बी किती आहे, येच आहे ना, तो म्हणून तर कटलंय ना। पण या पॉइंटला दोघं ऍड होते बघा, अब यहाँ लिनियर भी ऐड होता है और ये भी, तो 2a हो जाता है ना। और सेंटर ऑफ मास का तो हमने ए माना था ना फुकट में। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ का जो एक्सेलरेशन होता है उसका सेंटर ऑफ मास का आधा असते, तो वही तो लगा फंडा। तो यहाँ का ए मान लिया तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, A/2। जिंदा हो सब लोग, यहाँ का A/2 माना तभी तो यहाँ का जीरो आएगा, नीचे वाला बॉटम वाला। अरे तो ये आ गया A/2, ठीक है ना, अरे ठीक है ना। अगर मैं ये रस्सी यहां बांधता तो क्या फर्क पड़ता, मुझे बस इतना जानना है, रस्सी यहां बांधता ऐसे तो इस पॉइंट पे, नहीं नहीं नहीं, ये आता क्या A/2 वाला, नहीं आता फिर अलग आता। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना पड़ता फोकट में ए प्लस स्मॉल आर अल्फा, इधर कैपिटल आर अल्फा खाली, तो वो होता इसे ए के बराबर है ना। और कॉम्प्लिकेट हो सकती है चीजें, अभी मैं सिंपल ही देता हूँ चलो। तो ये यहां तक क्लियर हो गया, ये A/2 का क्या रहते, अरे बोलो ना। चलो ये हो गया। इसमें फिर ये घूमेगा भी तो सही, इसका अल्फा भी तो आएगा एक। तो क्या क्या अननोन है पहले ढूंढो। अल्फा माहित नाही आपल्याला, ए माहित नाही, दोन झाले। T1 T2 माहित नाही, किती झाले, चार। अजून काय, फ्रिक्शन माहित नाही, तर फ्रिक्शन लागेल ना, का नाही लागणार, घ्यावं लागेल ना काहीतरी, झिरो आला तर वेगळी गोष्ट आहे ती, घ्यावं तर लागेल। कुठे लावा फ्रिक्शन, कुठेही लावा, कारण हे वाढायला लागले ना ला, तर माहित नाही फ्रिक्शन काय करते आता, तर मी पुढे घेतो आपलं गपचूप, कुठे गया क्या फर्क पड़ता है। तो कितने वेरिएबल है अपने पास, पांच लग रहे हैं ना अपने पास। तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए, पांच। हम पांच इक्वेशन बना देंगे, सॉल्व करना जो है लंबा हो जाएगा, फिजिक्स का काम कर देंगे, मैथमेटिक्स छोड़ देंगे। तो पांच इक्वेशन कम से कम बननी चाहिए, उसके ऊपर काम करते हैं। कुणाचं, त्याचं काय, ह्याचा अल्फा येऊन जाईल ना, A = R अल्फा, ए भेटलं की आर अल्फा। नहीं समझा क्या, ये जो ग्रीन वाला है,
ये ग्रीन वाला है ना, ऐसे ये डिस्क दिख रहा है क्या आपको? इसके इसका अल्फा अगर हमें निकालना है, इसको अल्फा डैश बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? अल्फा डैश। तो इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है रस्सी के साथ, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल आर अल्फा डैश, आर मतलब आर नॉट, आर नॉट अल्फा डैश होगा ना, दैट इज इक्वल टू ए। तो ए मिल गया तो वो अपने आप ही मिल जाएगा। समझ गए ना? यहाँ पे क्या आने वाला है? इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आने वाला है कितना, देखो सब लोग, ये तो प्योर रोल कर रहा है ना, मतलब ये ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, सिर्फ ये कर रहा है, इसका एक ही एक्सेलरेशन है कितना? अल्फा डैश आर नॉट। और वो किसके बराबर आ जाएगा? ए के साथ, क्योंकि वो रस्सी कांटेक्ट में रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चल रहा है उधर, उसमें भी ये घूम रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो एक बार ए निकल जाएगा तो ये सब निकल जाएगा टाइम पास, ठीक है? तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस ये इसलिए लिया मैंने, कहता है T1 T2 अलग अलग हो सके। ये अगर मैं नहीं लेता ना, नॉर्मल पुल लेता इसको, तो T1 T2 इक्वल आ जाते। अरे यार बोलो, बस उसके लिए लिया था और कुछ नहीं। तो वो भी एक अननोन मान सकते हैं, बट आ जाएगा वो, ठीक है। चलो एक एक इक्वेशन बताओ फटाफट। इसकी एनएलएम की इक्वेशन बताओ, इस चीज की एनएलएम की इक्वेशन बताओ। T2 माइनस एफ इज इक्वल टू MA/2। खत्म। हाँ ठीक है ना, मरो। T2 प्लस एफ इज इक्वल टू MA/2। इसमें कोई डाउट है क्या? सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं होता। डायरेक्ट फोर्स और मास एक्सेलरेशन। क्लियर है सबको? उसके बाद और की इक्वेशन बताओ उसकी। है ना? ये स्मॉल आर का कोई उपयोगच नाही का स्मॉल आर काही? आय काढता नाही ना, हाँ सॉरी, आय काढता नाही, बरोबर आहे। T2R माइनस एफ आर हे आलं का नाही? इज इक्वल टू काय आय अल्फा ना? आय किती याचं? M r² - r²/2 झाला. तर हे असला आय काढता ना तुम्हाला. ओरिजिनल डिस्कचं किती असतं? M R²/2 त्यातून किती गेलं? M r² निघून गेलं. अरे है की नहीं? मोमेंट स्केलर क्वांटिटी है भाई. तो M r² - r²/2 डिस्क है ना? डिस्क है ना भैया? डाउट है का इसमें? जिंदाबाद सब लोग. ये लिहिला आय, काय लिहिला आय? अल्फाला काय लिहिता येईल? A/2 r नीट बघ. A/2 इथं विषय आता. अल्फा इज A/2 r बरं का, आगाऊ करू नका. आलं लक्षात? अरे आलं लक्षात? A/2 r का घेतलं? कारण सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन A/2 आहे. आता हे इथलं काढलं होतं आपण, ये वेगळं आता, ठीक है? ये हो गया, दो इक्वेशन आए अपने पास. झालं? और क्या इक्वेशन लिख सकते हो इसके लिए? हाँ ह्याच्यावर लिहिता येईल ना, बरोबर बरोबर. mg माइनस T1 इक्वल टू MA बराबर. तो कितने वेरिएबल बचे हैं अभी देखो अपने पास? ये अपना T2 एक वेरिएबल है ना, F एक वेरिएबल है, A एक वेरिएबल है. तीन तो यहीं पे हो गए. T2 यहाँ पे रिपीट हो गया, F यहाँ पे रिपीट हो गया, A यहाँ पे रिपीट हो गया, तो इसमें भी वही है. और इसमें कितना है? T1 है. मतलब अपने पास अभी चार वेरिएबल है ना, चार वेरिएबल है देखो, बट इक्वेशन तीन ही है. एक और इक्वेशन चाहिए. क्या? क्या? हाँ हाँ वो भी आ जाएगा, सही है. ये भी तो घूम रहा है ना, तो इसके घूमने की इक्वेशन कितनी आएगी? ये नीचे इसको T1 ज्यादा खींच रहा होगा ना. T1 - T2 r0 इज इक्वल टू, इसका अमाउंट टेम्परेचर दिया ना आपने को, आई अल्फा डैश, और अल्फा डैश की वैल्यू A/r0. यहाँ पे वेरिएबल कौन है? सिर्फ T1 और T2, बाकी सब नोन है. सर ये भी है, ये भी है, पर नया वेरिएबल कोई नहीं आया ना. इक्वेशन तो आ गई, लेकिन वेरिएबल सारे पुरानी है बेटा, कुछ नया नहीं आया है. इक्वेशन चौथी आ गई, खत्म है, आंसर हो गया. समझ गए कि क्या किया? यहाँ पर भी चार ही वेरिएबल है. कौन कौन वेरिएबल है देखो? T2 F A और T1, बस बाकी सब नॉन क्वांटिटीज है. चार इक्वेशन अपने हाथ में है, आंसर आ जाएगा. समझ गए? कोई डाउट है? देखो लगता है बड़ा, ये कुछ नहीं है, लेकिन ये आपके इस तरह क्वेश्चन इरिडो में आपको मिलेंगे, बट क्या बोलते हैं, मेंस में तो कभी नहीं आता है, एडवांस के लिए थोड़ा बहुत आ जाएगा. इसमें टफ पता है कब होता? जब ये रस्सी यहां बंधी होती है ऐसे, तो क्या हो जाता? रस्सी यहां बंधी होती तो टॉर्क की वैल्यू आ जाती F इंटू स्मॉल, सॉरी T2 इंटू स्मॉल आर. टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाती? T2 इंटू स्मॉल आर. और इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होता वो होता A/, मतलब जहां पे इसको ये मानना पड़ता, फिर हम उसको ये माने ना, तो फिर अलग तरीके से होता, मतलब ये A और A/2 नहीं आता, वैसे कुछ तो अलग आता है. क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है ना हमने, वो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग आता फिर. बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा वो. ये तो समझ में आएगा ना, सिंपल वाला, उतारा दो. ये सिर्फ और सिर्फ जे एडवांस के लिए, मेंस में भी नहीं आएगा, नीट में भी नहीं आएगा, यू कैन स्किप इट. जिसको कीड़ा है वही लिखो बस. चार इक्वेशन, चार वेरिएबल, आंसर आ जाएगा.
कोणचा आहे आय कसं काढलं ते काय बरं तिथं करता येते त्याला सिलेक्ट करताय स्क्रीनला कोण आहे गावडं कोण आहे आशुतोषी अरे बाहेरच काढू आपण मीटिंग रिमूव्ह करतो त्याला थांबा बरं आहे असं पाहिजे ह्याला कोण आहे पण ही गावडं असं काय करायला ही? अच्छा हम्म. आपला शूटर आहे का ही? असं काय करायला ही पण डाऊट आहे का त्याच्यामध्ये काय नाही तू क्या बोल रहा था कोणाचं अच्छा हाँ यार मास बदल जाएगा ना हाँ बेसिकली यहाँ पे फिर एक काम करना पड़ेगा आपको वो निकाल सकते हैं हम लोग बट यहाँ पे इसको सीधा आई लिख दो आप खत्म करो आई डैश ये यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश दिया है ऐसे मानो वो आई डैश कैसे निकालना है वो अलग क्वेश्चन है फिर आप साइड में बैठ के आराम से निकालो डेंसिटी निकालनी पड़ेगी पे मास डेंसिटी सॉरी एरिया डेंसिटी निकालनी पड़ेगी वहां से फिर आपको बड़ी डिस्क का मास निकालना पड़ेगा छोटी का मास निकालना पड़ेगा फिर सब्ट्रैक्ट होगा तो आई डैश निकालना अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है वो आप घर बैठ के आराम से करो सीधा आई डैश बोल दो उसको आई डैश क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंपोजिट डिस्क है ना T1 T2 सेपरेट क्यों लिए समझ में आएगा सबको क्यों लिए क्योंकि वो पुली का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आर दिया था मतलब वो भी क्या करने वाली है रोल सॉरी घूमने वाली रोटेशन करने वाली है अगर वो आइडियल पुली होती तो सिंपली टी ले लेते हम लोग दोनों तरफ घूमती नहीं ना वो ऐसे हो गया ना क्या 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 कशासाठी हाईट लागेल हाँ तो बाद में होगा ना अपने को यहाँ पे बस ये सॉल्व करना था कि एक्सेलरेशन कितना है वो सब कितना है ये डिस्टेंस जब तक नहीं देंगे तब तक वो वैलिड नहीं होगा मान लो डिस्टेंस 3,000 किलोमीटर है तो क्या कभी नहीं होगा वो तो ऐसे डिस्टेंस का अभी मत सोचो लेकिन वो जब टकराएगा तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा वो क्वेश्चन अलग होगा वो क्वेश्चन बहुत अलग होगा उसमें आगे का पूछेंगे आपको यहाँ पे अपने को बस ये निकालना था जो इनिशियली जो उसका होगा वही निकालना था इसके आगे का नहीं सोचना है हमें वो काइनेमेटिक्स हो जाएगा है ना याद करो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या थी काइनेमेटिक्स मतलब क्या था स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज मतलब फोर्स फोर्स मत देखो वेलोसिटी आगे आगे का देखो कितना डिस्टेंस चला कितना टाइम चला और डायनामिक्स मतलब क्या होता है स्टडी ऑफ मोशन कंसिडरिंग इट्स कॉज तो क्यों मोशन आया वो तो फोर्सेस के कारण आया और उसके बाद क्या पैरामीटर्स है वो निकालना है उसके बाद आगे जाएगा टाइम लगेगा वो काइनेमेटिक्स हो गया तो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द डायनामिक्स ऑफ इट ठीक है इसके बाद वो कितना आगे जाएगा कितना डिस्टेंस चलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी वो सब आएगा आपके काइनेमेटिक्स में तो वो नहीं देखना है हमें यहाँ पे सिर्फ डायनामिक्स देखना है कि अगर आएगा तो कितना आएगा अल्फा कितना आएगा ए कितना आएगा एफ कितना आएगा इतना ही देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ठीक है अब इसी तरह का एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ जिसमें ये तो बड़ा सिंपल है और जेई मेंस और नीट दोनों में आता है ये इसमें क्या है देखो अपने पास एक सिंपल सी रिंग है इसको मैं सॉलिड डिस्क ले लेता हूँ डिस्क है डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर ठीक है ना इसको डिस्क की जगह में सॉलिड सिलेंडर भी ले सकता हूँ दोनों का बिहेवियर सेम होता है सिलेंडर हो या डिस्क हो और इसके ऊपर मैंने बहुत सारी रस्सी लपेट दी है ऐसे क्या कर दिए रस्सी बहुत सारी लपेट दी है ऐसे और इसको फिर ऐसे ऐसे बांध रखा है यहाँ पे समझ में आया क्या अब इसको मैं रिलीज कर दूंगा इसको मैं जैसे ही रिलीज करूंगा तो बताओ क्या होगा रिलीज करते ही इसका सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा
और ये घूमने भी लग जाएगा, है कि नहीं, घूमते घूमते नीचे आएगा, तो आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना होता है। चलो करो, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन इट इज रिलीज लाइक दिस। रिलीज करते ही इसका एक्सेलरेशन चाहिए मेरे को, जल्दी से करो, बड़ा सिंपल है ये। और ये आता है आपके दोनों में, मेंस में और नीट में भी आता है ये। वो अनफोल्ड होते होते नीचे गिरने वाला है, उसका क्या मतलब निकालना है वो भी जरा सोचना। और विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, रोलिंग तो नहीं बोल सकते, इट इज अनफोल्डिंग विदाउट स्लिपिंग, इसका क्या मतलब है? हम्म, 2/3g कर दिया तुम लोगों ने। मतलब सिंपल है कि ये वाला पॉइंट का एक्सेलरेशन आपका जीरो आना चाहिए, ये वाले पॉइंट का। क्यों? क्योंकि बाजू में रस्सी है ना, रस्सी का वो वाला पॉइंट तो हिलेगा नहीं, वो तो बस अनफोल्ड होगा, उसका एक्सेलरेशन कोई नहीं है। तो रस्सी का पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ए, और ये रिंग के पॉइंट को बी। ए और बी में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, बट ए पॉइंट स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग तो बस अनफोल्ड हो रही है, उसका एक्सेलरेशन नहीं है कुछ। समझ में आ रहा है क्या? तो ए पॉइंट काइंड ऑफ रेस्ट पे है, तो बी पॉइंट भी क्या आना चाहिए, रेस्ट पे। मतलब क्या है, बी पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन है, फोकट में मिला ए, और घूमने के कारण मिला आर अल्फा। अब ऐसे घूमेगा ना वो, अरे सही है ना यार। तो बी पॉइंट के पास दो प्रकार के एक्सेलरेशन होंगे, प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है वो। तो ए तो फोकट में मिला और आर अल्फा ऊपर होगा। अरे बोलो ना, दोनों इक्वल होंगे तभी तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या आ जाएंगे, इक्वल, ये मतलब मोशन के स्टेट में आ जाएंगे। और ये ए पॉइंट रस्सी का है, वो हिल नहीं सकता, वो बस अनफोल्ड होकर जगह पे खड़ा हुआ है, उसका एक्सेलरेशन नहीं है कुछ। अरे बोलो, तो बी पॉइंट पे रेस्ट पे आना चाहिए, मतलब ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है, आर अल्फा। ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे, आर अल्फा। उसके बाद क्या लिखोगे, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, पहली इक्वेशन आ गई। टी मतलब रस्सी का टेंशन बेटा। और टी आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आई अल्फा। आई की थी अपना एम आर स्क्वायर बाई टू, अल्फा की वैल्यू ए बाय आर। तो फिर से आर खत्म हो गई, टी की वैल्यू आ गई एम ए बाई टू, तो एम जी की वैल्यू आ गई 3 ma/2, बराबर है। यहां से ए की वैल्यू आ गई 2g/3। क्लियर है, समझ गए ना? तो ये आता है आपके मेंस और नीट में, एक लाइनर आता है। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि कांटेक्ट में कौन है, रस्सी का पॉइंट ए और उस डिस्क का पॉइंट बी। रस्सी का पॉइंट जो है वो अनफोल्ड हुआ है, वो कहीं ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो वो रेस्ट पे है, तो बी पॉइंट को भी रेस्ट पे होना पड़ेगा, इसीलिए ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में लिखा जाता है कि द बॉल इज बीइंग या डिस्क इज बीन अनफोल्डेड विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का अर्थ यह है कि ए और बी पॉइंट कांटेक्ट में है और उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। विदाउट स्लिपिंग का मतलब यही होता है, क्योंकि अगर बी निकल गया या ए आगे चला गया, ऐसा कुछ हो गया, आगे पीछे हो गया, तो वो स्लिपिंग माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, देखो, आप करो मत उसको, बट देखो कैसे आता है। एक सिलेंडर होता है ऐसे बड़ा सा, उसको दो रस्सी गुंडालते हैं ऐसे, रस्सी होती है ऐसे, गुंडालते हैं, यहाँ पर भी होती है ऐसे, और छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, अनफोल्ड होगा ना। अनफोल्ड हो तो नीचे आएगा, तो इधर का टेंशन T1, इधर का T2, वो नीचे आएगा ऐसे, तो एक्सेलरेशन निकालो वगैरह, क्या है उसमें, वही सब है। इस तरह का ये बस दो रस्सी है ना बस। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन एक आ सकता है, बट छोड़ो अभी उसको, मतलब वो आपको एडवांस में आएगा, सिर्फ उसको मैं अलग से बताऊंगा आपको। अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है, बेसिक आइडिया जहाँ पे लगना चाहिए। ये लिख लिया सबने, ए और बी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कैसे रखा उनको, उनका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए वगैरह वगैरह, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। कितना टाइम बचा है अभी, 5 मिनट में होने लायक कुछ है क्या? ऐसे ही कुछ आउट ऑफ द सिलेबस देता हूँ, मतलब आउट ऑफ टॉपिक देता हूँ, सिलेबस नहीं सॉरी, आउट ऑफ द टॉपिक। ये इस तरह से टेबल रखा हुआ है, ठीक है, टेबल के ऊपर असेंबली है सारी। ठीक है ना? अब इसके ऊपर हमने एक डिस्क रखना है।
इस तरह का डिस्क है ये, ऊपर से देखने पे ऐसा दिख रहा है अपने को। और ये डिस्क जब हमने रखा तो इसके पास सेंटर के अबाउट ये इस तरह का एक ओमेगा नॉट था। क्या था? एक ओमेगा नॉट। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू है। ये रोलिंग का सवाल नहीं है, रोलिंग भूल जाओ अभी, ऐसे जनरल दे रहा हूँ टाइम पास के लिए। तो घूमता हुआ डिस्क है, उसको बस यहाँ पे क्या कर दिया, टेबल पे रख दिया, तो क्या होगा? सबका सबके पास एक्सपीरियंस है, घूमता कॉइन टेबल पे क्या होता है? रुक जाता है ना। कौन रोकता है? टाइम निकालना है, कितनी देर बाद रुकेगा, चलो। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, टाइम निकालना है आपको। सोचो, मैं चाहता हूं आप सोचो। ये रोलिंग का कुछ विषय नहीं है इसमें, अलग है पूरा ये। पूरा इमेजिन करो क्या होने वाला है, कौन रोकने वाला है, जिसको दिखेगा वो सॉल्व कर पाएगा। ओमेगा नॉट से घूमता हुआ डिस्क जिसका मास एम रेडियस आर ले लो, चलो वो भी ले लो। मास एम है, रेडियस आर है, वो सब देना पड़ेगा मुझे। मास एम, रेडियस कैपिटल आर, डिस्क है। घूमता हुआ डिस्क जमीन पे रखते ही रुक जाता है, तो कितने टाइम में रुकेगा ये आपने को निकालना है। म्यू आपके सामने है। मुझे इतना बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक लगेगा? काइनेटिक लगेगा, उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी। हाँ पता तो है, लेकिन अप्लाई करते वक्त जरा ध्यान से करना।